स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज समर स्टोरीज में तेजस तैयारी की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। आखिर क्या वजूहात थी, क्या मसले मसाइल थे, क्या गलती पायलट की थी या फिर तकनीकी वजूहात की वजह से तेजस तैयारा दुबई एयर शो की तारीख में पहली दफा क्रैश कर गया। इसी के लिए हमने आज अपने शो में इनवाइट किया अरशद मलिक साहब को, जो कि रिटायर्ड एयर मार्शल हैं और दिफाई तज्जियाकार हैं। उनसे पूछेंगे कि तेजस तैयारे की आखिर स्टोरी क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालशाह बेटा, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर तेजस तैयारी की स्टोरी क्या है, सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को ये बताएं। बेटा, ये एक इंडिजिनस प्रोग्राम था। जिस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 प्रोग्राम इंडिजिनस तैयार किया, उसी के मुकाबले में हिंदुस्तान ने भी एक इंडिजिनस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, प्रोजेक्ट के तहत, ये लाइट वेट मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट का एक कॉन्सेप्ट लेके आए। और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने मैच्योर करना शुरू किया, जिसकी जाहिर है पहली यूटिलिटी या पहली यूटिलाइजेशन या पहली एम्प्लॉयमेंट जो थी वो हिंदुस्तान एयरफोर्स में होनी थी। तो ये वो इनका पहला फाइटर जहाज था, जिसको लाइट कॉम्बैट वेट एयरक्राफ्ट कहते हैं, बट इट इज काइंड ऑफ अ मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो इन्होंने अपनी फिजाइया के लिए बनाया। और अब इनका ये ख्याल था या ख्याल है कि आइंदा इसको वो एक्सपोर्ट वर्जन के लिए भी इस्तेमाल करें। सर आपने एक्सपोर्ट वर्जन की बात की, लेकिन एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि दुबई एयर शो में पहले एक वीडियो वायरल होती है कि जो तेजस जहाज जो है उसका ऑयल लीक हो रहा था। उसके अलावा फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक दुबई एयर शो की तारीख में पहली दफा त्यारा क्रैश कर गया है। तो अब आपको नहीं लगता कि जो उनकी दिफाई मार्केट है उसको एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है? ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जब आपने प्रोजेक्ट कंसीव किया था उस वक्त आपको शायद इसका अंदाजा नहीं होता। जब इन्होंने प्रोजेक्ट कंसीव किया था तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, इनका ख्याल था कि ये अपने लिए एक वर्किंग फोर्स के लिए एक जहाज तैयार करेंगे, और उस हम्म। जहाज को फिर इस तरह मेच्योर करके जब इनकी फिजाइया इस्तेमाल कर लेगी और वो इतना मेच्योर हो जाएगा तो फिर एक्सपोर्ट वर्जन के लिए लेके जाएंगे। बिकॉज जब आप कोई जहाज या इस तरह की कोई चीज बनाते हैं तो वो फायदेमंद तभी होती है जब वो ज्यादा बल्क में बने। और वो बल्क इस तरह होता है कि आप अपने लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लाइक इनका ख्याल था कि 300-350 ये अपने लिए बनाएंगे। तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस तभी होती है जब आप इसको एक्सपोर्ट में लेके जाते हैं। अब ये जो इनके साथ प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये कंसिस्टेंस प्रॉब्लम है, ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं था। पहले हम्म। भी इनके साथ इसी तरह इनके जो मसाइल हैं वो ये हैं कि इनका जो इंजन है वो अमेरिकन इंजन है, उसकी इंटीग्रेशन पे इनको थोड़े से मसले आ रहे हैं और उसकी सप्लाई के भी मसले आ रहे हैं। दूसरा, इनकी जो रेडार है उसकी इंटीग्रेशन के मसाइल आ रहे हैं। तो इनके ये जो दुबई की आपने मिसाल दी कि ऑयल लीक था, अब उसकी ऑफिशियल वर्जन एज सच नहीं है। पॉसिबली ऑयल लीक था, फ्यूल लीक था, हाइड्रोलिक लीक था, या बाजुकात ऐसे जहाजों में वाटर कंडेंसेशन की वजह से पानी का भी लीकेज हो जाता है। लेकिन उससे बढ़ के जो बुरी बात हुई, जो कि नॉन प्रोफेशनल थी, जो हम प्रोफेशनल्स को पसंद नहीं आई, वो ये था कि इसको जो काउंटर करने की कोशिश की तो एक बिल्कुल। शॉपर रख दिए गए। सो दैट सेट्स योर मेंटल एटीट्यूड और मेंटल कल्चर और सेफ्टी कल्चर। अब ये जो सानिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें अफसोस है कि एक प्रोफेशनल पायलट की जिंदगी गई। कोई बिल्कुल। बहुत कॉम्पिटेंट आदमी था, विंग कमांडर साहब जो थे। लेकिन प्रोबेबली उस प्रेशर को वो नहीं ले सके जो JF-17 की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 का एक नाम बन गया था, बन रहा था। और JF-17 के एरोज बहुत अच्छे हो रहे थे। तो शायद वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि पायलट उसको मैनेज नहीं कर पाया। या जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि क्या उसमें कोई टेक्निकल मसला था, कोई इंजन सीजर हुआ, कंट्रोल प्रॉब्लम्स आए, कंट्रोल लॉक हो गए। सो राइट नाउ ये स्पेकुलेशन है। बट यस, यू आर राइट, इट हैज ब्रॉट अ वेरी बैड नेम। इट हैज डेफिनेटली शेकन द कॉन्फिडेंस ऑफ हम्म। नॉट ओनली द इंडियन एयरफोर्स बट ऑल्सो द पोटेंशियल बायर्स। सर आपने मसले मसाइल की तरफ तो निशानदेही की, लेकिन मैं, क्योंकि आप दिफाई तज्जियाकार हैं और आपका ताल्लुक भी इसी फील्ड से है, तो आपके मुताबिक क्या वजूहात, टेक्निकल रीजनिंग क्या हो सकती है? क्योंकि हमने देखा कि कल से इंडिया या तो पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी कर रहा है या फिर अपने पायलट को कह रहा है कि उसकी इनकम्पिटेंसी थी पायलट की, कि वो कंट्रोल नहीं कर सका। तो आपको लगता है क्या ये वाकई हकीकत है? सबसे पहले आप अल्लाह का ये शुक्र अदा करें कि इन्होंने आपकी किसी ऐसे इदारे पे इल्ज़ाम नहीं लगा दिया जो इनका वतीरा रहा है कि शायद हमारे इदारों ने इस जहाज को गिरा दिया। बिल्कुल। या दूसरी बात यह है कि मोदी इस वक्त छुप के एक बात कर रहा होगा कि ट्रंप को ना बता देना, वरना वो भी ये कह देगा कि ये शायद पाकिस्तान ने गिराया। तो हम्म। ये तो लाइटर सेंस पे बात होगी। जो आपने असल बात की, देखो,
बात यह है कि पायलट बहुत कॉम्पिटेंट थे, विंग कमांडर थे, सीनियर थे। और इस बिल्कुल। तरह के जब एयर शोज होते हैं उनमें आप सबसे बेहतर पायलट लेके आते हैं और इसको काफी दफा रिहर्स करते हैं। हम्म। सो बहुत कबलस वक्त है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे मैंने इशारा किया कि या तो इसमें कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ, मशीन थी, इंजन फेलियर हो सकता है, इंजन सीजर हो सकता है, कंट्रोल्स प्रॉब्लम बहुत लाइकली है कि कंट्रोल्स में कोई लॉक हो गया, कंट्रोल्स में कोई सिस्टम में फेलियर आ गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फेलियर आ गया। या जैसे आपने इशारा किया कि हो सकता है कि पायलट, जो हमने भी देखा वीडियो में, बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे थे और हाई स्पीड पे थे, हम्म। उस वक्त उस तैयारे को वो शायद उस तरह मैनेज नहीं कर पाए, जजमेंट एरर हो गया। देखिए, जब आप ये इस किस्म के जब मुजाहिरों में जाते हैं, जब एयर शोज में जाते हैं, तो उस वक्त आपके ऊपर एक प्रेशर ये होता है कि सारी दुनिया देख रही होती है, बिल्कुल। वीडियोस बन रही होती हैं, बिल्कुल। और आपसे पहले उसी तरह के दूसरे जहाज परफॉर्म करके जा चुके होते हैं। तो ऐसा आप न सिर्फ पूरी दुनिया में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, बल्कि एविएशन की भी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। So one of the possibilities could be that pilot could not handle that stress, that he could not handle those pressures, and there was a judgment error whereby he could not recover after doing a maneuver, and it continued to go down in the ground. सर, तेजस तैयारी के क्रेडिट पर कोई एक्शन है, कोई जंग है? क्योंकि हमने देखा कि साल 2024 में राजस्थान के एक शहर में वहां पे भी तेजस तैयारा गिर चुका था, और अभी दुबई एयर शो में भी तेजस तैयारा क्रैश हो चुका है। तो इसके क्रेडिट पे कोई जंग या आप कोई एक्शन देखते हैं? नहीं, देखें, मशीन माल फंक्शन कभी भी कर सकती है। जो पहला तेजा गिरा था उसमें इंजन प्रॉब्लम था, कॉइल पंप के रिलेटेड एक प्रॉब्लम आई थी। मैंने हम्म। आपको पहले भी बताया कि इनके जो बड़े मसाइल हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, उसमें इंजन का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, सप्लाई का भी इशू चल रहा है, पार्ट्स का भी इशू चल रहा है। और पिछले दिनों हिंदुस्तान के एयर चीफ ने बड़ा क्लियर वार्निंग दी इनको कि मैं आपसे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। तो ये वो भी प्रेशर है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे है। अभी इसकी मैच्योरिटी उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह के इन्होंने परसीव किया था। इनकी टाइमलाइंस पूरी नहीं हो रही, और हम्म। उसमें बड़े इशू वही, एक तो रेडार का, एक वेपन्स इंटीग्रेशन का, और तीसरा जैसे हमने बात की इंजन का। तो इस लिहाज से तो ये अभी सर्वाइवल मोड में ही था। बिल्कुल। अभी इनके जो 48 के करीब जहाज डिलीवर हुए हैं। अब हम्म। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो JF-17 को, जो अभी तक इनके साथ मार के हुए, उन दोनों में इस्तेमाल किया। और हम्म। उसने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी कॉम्पिटेंस थी, जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट थी, वो हमने साबित कर दी। बट तेजा को इन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं की कि वो इसको हमारे सामने ले आए या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आगे ले आए। तो बिल्कुल किसी तौर पे भी आप उसके क्रेडिट पे कोई ऐसी काबिल जिक्र बात नहीं कह सकते। बिल्कुल। सर, आपने क्योंकि ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का भी जिक्र किया था, तो पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स में, स्पेशली एयरफोर्स में, मेजर ऐसी क्या चीज है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत ज्यादा माया नाज बनाती है? और जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इंडियन एयरफोर्स को मुंह की खाना पड़ती है हमेशा से, चाहे वो मिग त्यारा हो, चाहे वो तेजस त्यारा हो, या फिर राफेल हो। तो आप कोई एक ऐसी हमारे व्यूअर्स को मेजर चीज बताएं जो पाकिस्तान को बिल्कुल मुख्तलिफ करती है। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ताईद होती है, अल्लाह ताला की रहमत होती है, अल्लाह ताला की नुसरत आती है। सबसे पहले तो ये अल्लाह की मदद आती। उसके बाद दूसरा जो माइंडसेट है हमारे पायलट्स का, या हमारे लीडरशिप का, या हमारे सुपरवाइजर्स का, वो बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि पायलट्स के लिए तरतीब दिया जाता है, उस पर अमल किया जाता है, और उसको फॉलो अप किया जाता है। और जब तक वो सारे थ्रेशोल्ड्स पूरे नहीं होते, हम अपने पायलट्स को ऑपरेशनली नहीं लेके आते। तो ट्रेनिंग और स्किल जो है, ये शुरू से ही अगर आप देखें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोनों फिजाइयों में, खास तौर पे दोनों पे जो फिजाइयाँ थी, उनमें ये प्रोनाउंस फैक्टर यही रहा कि जो ट्रेनिंग और स्किल और प्रोफेशनलिज्म था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शाहीनों ने डेमोस्ट्रेट किया। बिल्कुल। उनको इस बात में हमेशा से एक एज रही। तो ये वही एक फैक्टर है जो कि 2019 में भी सामने आया, बिल्कुल। 2025 में भी सामने आया। हम्म। वरना राफेल कोई कम जहाज नहीं है, बहुत बेहतर जहाज है। लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म और जो जो ट्रेनिंग और जो स्किल और जो एक मजबूत प्रोग्राम होता है, वो प्रॉब्ली अभी भी हिंदुस्तान फिजाइया उस तरह नहीं ले सकी। वन सेकेंड लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अलहमदिल्ला पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनका जो एक्सपोजर है, वो न सिर्फ चीनी हम्म। टेक्नोलॉजी से है, वो फ्रांस की टेक्नोलॉजी से भी हमारा बहुत अरसा मिराज की सूरत में है।
फिर अमेरिकन टेक्नोलॉजी हमने F-16 को फ्लाई करके दिखाया, फिर उससे पहले अमेरिकन बॉम्बर्स हमारे पास थे। तो एक वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस है जिसको पे दर पे हमने हासिल किया और उसको आगे ट्रांसफर किया। तो ये वो ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जो नॉलेज है और हम्म। ट्रांसफर ऑफ स्किल्स है, प्रॉब्ली वो आपको दूसरी एयरफोर्सेस से मुमताज करती हैं। बिल्कुल। सर, एक जहाज को उड़ाने के लिए पाकिस्तानी ऑफिसर को कितने साल की ट्रेनिंग दरकार होती है, और किस हार्डशिप से वो गुजरता है जिसके बाद वो इस काबिल होता है कि वो कोई भी जहाज उड़ा सके? देखें, ये तो ऐसी बात है कि ट्रेनिंग हमारी ऐसी होती है कि कभी खत्म नहीं हम्म। होती। आप हम्म। बहुत सीनियर हो जाते हैं और आप फिर भी सीख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो जो पायलट की जिंदगी है आफ्टर ग्रेजुएशन, जो हम उसे हम्म। कराते हैं अपनी एकेडमी में, उसमें 3 से 4 साल लगते हैं जब आप उसको एक पायलट की हैसियत से एक फाइटर जहाज पे ले आते हैं, और उसके बाद उसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू होती है। सो हम्म। अगर आप उस कॉम्बैट ट्रेनिंग को भी ले लें तो मेरे ख्याल में 5 से 6 साल तक, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज इनिशिएशन ऑफ फ्लाइंग, 5 से 6 साल में आप उसको ये कह सकते हैं कि अब वो जंग में जाने के काबिल हो गया है। वरना ठीक है। जो ट्रेनिंग है, जो कॉम्बैट स्किल्स हैं, वो तो साथ साथ चलती रहती। ठीक है। क्या आपको लगता है कि तेजस जहाज का गिरना भारतीय डिफेंस की अंदरूनी साजिश है? क्योंकि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हैंडलर्स पे ये बात भी चल रही है, कुछ पुरानी वीडियोस भी हमने देखी जिसमें भारतीय एयर चीफ कह रहे हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से फंडिंग प्रॉपर नहीं की जा रही है। और ये विंग कमांडर की अगर हम बात करें तो ये भी 6 महीने से इस दुबई एयर शो के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इनकॉम्पिटेंसी शायद हम भारतीय एयरफोर्स की जानिब से या ऑफिसर की जानिब से नहीं कह सकते, लेकिन क्या ये अंदरूनी साजिश है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतने ज्यादा दूर असेस कर लेना चाहिए। कोई हम्म। ऐसी अंदरूनी साजिश नहीं होती और ना ही हो सकती थी। बड़े वाजी सी बात है, यस, इंडियन एयर चीफ वॉज वेरी डिस्टर्ब। उन्होंने हम्म। कई दफा बांगे दोहल इस बात को अपने मीडिया पे भी लेके आए। उनसे जब मिलने गए, उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि एक तो मैं आपकी टाइमलाइन से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं। ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपके जो ये रोज के रोज हीले आ रहे हैं कि आज ये हो रहा है, अभी इंजन सप्लाई शुरू हो गई है, इंटीग्रेशन ठीक हो गई है, इस पे हम्म। उनको डिस्टर्बेंस थी। तीसरा पॉइंट उनको जो था वो ये था कि मैं आपकी कॉम्पिटेंस से भी इतना मुतासिर नहीं हूं। तो ये ओके। तो उनकी डिस्टर्बेंस थी। हम्म। लेकिन जो ये वाला एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था, जो बदकिस्मती से एक ऐसी हम्म। जगह पे हुआ जिसके असरात आइंदा कई सालों तक न सिर्फ हिंदुस्तान फिजाइया पे रहेंगे, बल्कि हम्म। हिंदुस्तान की एविएशन इंडस्ट्री पे रहेंगे। तो ये मैंने बताया कि एक हम्म। मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकती है, एक कॉम्पिटेंस तो नहीं कह सकते, बट एक एरर ऑफ जजमेंट पायलट पे आ सकता है कि शायद उसको उस तरह से मेच्योरिटी से हैंडल नहीं कर पाए जिस हम्म। तरह के हो सकता था। बिकॉज आपको पता है, जब एयर शो होते हैं तो बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में बिल्कुल। और बहुत लो ऑल्टीट्यूड पे और हाई स्पीड पे और बिल्कुल। मैक्स परफॉर्मेंस पे आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। सर, JF-17 थंडर के बारे में बताइएगा, क्योंकि हमने देखा कि राफेल के शेयर्स गिर चुके हैं इस टाइम मार्केट में, और अब तेजस तैयारे के भी शेयर्स गिर चुके हैं। लेकिन JF-17 थंडर बहुत एक कामयाब प्रोजेक्ट भी चल रहा है, और हमने ये सुना है कि अभी जो पाकिस्तान और तुर्की ये ज्वाइंट और एक एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। देखें, जो JF-17 प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एक बिल्कुल मेच्योर प्रोडक्ट के तौर पे आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 150 के करीब जहाज ऑपरेशनल है, और उसके अलावा कम से कम आज की तारीख में 3 मुल्कों के पास एक्सपोर्ट वर्जन भी फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक कामयाब प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। तो ये तो हम्म। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान के अलावा आप बहुत जल्द दूसरे मुल्कों में भी देखेंगे। अ, जो बात आपने दूसरी की कि इनकी इसके मुकाबले में, तो हम्म। जाहिर है उनको तो एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा, बहुत बड़ा बिल्कुल। सेटबैक। इनको रिकवर करते हुए टाइम लगेगा, इनको अपनी टाइमलाइन सीधी करनी पड़ेगी। हम्म। इसकी इन्वेस्टिगेशन जब आएगी तब आपको पता चलेगा कि क्या असल वाकया या असल मुज़मरात क्या थे जिसकी वजह से ये हुआ। तो उस लिहाज से अगर आप आज इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 हम्म। को देखते हैं, तो वो फार बेटर प्रोडक्ट, फार अफोर्डेबल प्रोडक्ट एंड अ हम्म। मेच्योर प्रोडक्ट, जिसने अपने आप को साबित किया कि ये वो प्रोडक्ट है जो कि काबिल एतमाद है और बिल्कुल। कॉम्बैट प्रूवन है।
बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, आज आपके कीमती वक्त का, क्योंकि आज आपने हमें समा स्टोरीज में तेजस त्यारे की जो तकनीकी वजूहात थी, जो उनके मसले मसाइल थे, आज उनमें बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है। इसके अलावा मुझे तो आज भारतीय पायलट पर भी तरस आ रहा है, क्योंकि उनको ऐसे जहाज दे दिए जाते हैं जो इस काबिल ही नहीं होते कि वो एक दफा टेक ऑफ तो कर जाते हैं लेकिन वो लैंड नहीं कर पाते, बल्कि क्रैश हो जाते हैं और फिर पायलट्स जान की बाजी हार जाते हैं। समा स्टोरी से फलक चौहान को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में कुछ और स्टोरी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।